नमस्कार, ईशा क्लासेज ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज से हम लोग 12th क्लास के लिए जो पहली बुक है जिसका नाम है आरोह भाग 2, इस बुक को हम लोग शुरू करने वाले हैं। देखिएगा, इस बुक के अंदर टोटल जो चैप्टर हैं आपके 18 चैप्टर हैं। कितने चैप्टर हैं? 18 चैप्टर हैं। इससे पहला जो सिलेबस वाला वीडियो था उसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि हमें जितने भी प्रश्न हैं वो किस रूप में तैयार करना है, यानी कि जितने भी चैप्टर है उनकी व्याख्या बहुत अच्छे से हमको समझ में आनी चाहिए। दूसरा, जितने भी कवि और लेखक है उनका परिचय समझ में आना चाहिए। आज के इस वीडियो के अंदर हम जो चैप्टर है उसकी पूरी समरी अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद ये पूरा चैप्टर आपको याद हो जाएगा, यानी कि आपको बुक रीडिंग की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हम इस वीडियो के बाद में एक बुक रीडिंग वाला भी वीडियो जरूर बनाएंगे, एक व्याख्या वाला और एक कवि परिचय जो लिए लेखक परिचय होता है इसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं, इस चैप्टर को समझने की कोशिश करते हैं जिसको हम पढ़ने वाले हैं। महादेवी वर्मा का ये भक्तिन चैप्टर है। भक्तिन जो है ये किस संग्रह में संग्रहित है? स्मृति की रेखाएं। किसमें है? स्मृति की रेखाएं। अब देखिए, ये जो भक्तिन है इनके बारे में आज हम लोग पूरी डिटेल से समझते हैं। ये जो भक्तिन है इसके जीवन के 4 परिच्छेद हैं। कितने परिच्छेद हैं चैप्टर के अंदर? 4 परिच्छेद हैं और चारों परिच्छेदों को हम क्रम से समझने की कोशिश करेंगे कि पहले परिच्छेद में क्या हुआ था और सेकंड परिच्छेद में क्या हुआ था। ठीक है, 4 परिच्छेद के अंदर ये पूरा चैप्टर लिखा हुआ है, यानी कि ये किसके परिच्छेद हैं? ये भक्तिन के जीवन के 4 परिच्छेद हैं। अब देखिए, ये जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं इसमें सबसे पहली बात ये आती है कि हम किसके बारे में बात करेंगे और क्या पढ़ने वाले हैं, यानी कि जो भक्तिन है इसके बारे में बात होगी। अब जो भक्तिन है उसका अतीत कैसा था, उसका वर्तमान कैसा है, यह जानने की कोशिश करेंगे। यानी कि जो लेखिका है महादेवी वर्मा, उन्होंने भक्तिन के ये जो 4 परिच्छेद हैं, इस भक्तिन के जो 4 परिच्छेद हैं इसमें भक्तिन का अतीत कैसा था, ठीक है ना, भक्तिन के अतीत के बारे में पढ़ेंगे। अतीत मतलब बीता हुआ समय कैसा था, अतीत और वर्तमान, अतीत और वर्तमान का क्या किया है? वर्णन किया है। क्या किया है? वर्णन किया है। साथ में आपको यह भी समझ में आना चाहिए कि हमारा जो समाज है वो एक पुरुष प्रधान समाज है, यानी पितृसत्तात्मक। ये शब्द हम पढ़ेंगे जब पाठ परिचय पढ़ेंगे तो पितृसत्तात्मकता का मतलब होता है कि जहां पिता की क्या होती है? सत्ता होती है, पिता का वर्चस्व होता है। इसका मतलब हो गया पुरुषों का वर्चस्व होता है, जहां पर पुरुष महिलाओं के ऊपर हमेशा प्राचीन समय से ही उनका शोषण करता आया है, उनके ऊपर अत्याचार करता आया है। और एक अकेली महिला, पुरुष के बिना उसका जीवन कैसा होता है, उसके जीवन में कितने संघर्ष उसे करने पड़ते हैं, यह संस्मरण बहुत ही बारीकी से मर्मस्पर्शी तरीके से इस बारे में चर्चा करती है। साथ ही समाज के अंदर जो बाल विवाह है, विधवा विवाह है, जैसी जो बुराइयां हैं, कुरीतियां हैं, उनके ऊपर भी ये चर्चा करता है ये चैप्टर। हालांकि आप लोगों को समझना पड़ेगा कहां पर ये समस्याएं आई है। तो आपसे क्वेश्चन इस रूप में पूछा जाएगा कि भाई ये जो भक्तिन चैप्टर आप पढ़ रहे हो इसमें मूल समस्या कौन कौन सी आई है? तो सबसे पहली समस्या जो आई है बाल विवाह। क्यों? क्योंकि जो लक्ष्मी है उसका विवाह बचपन में 5 वर्ष की आयु में हो गया था। कितनी साल की आयु में हो गया था? 5 साल की आयु के अंदर हो गया था। और जब वो 9 साल की हुई थी तो उसको गोणा कर दिया, यानी कि अपने ससुराल भेज दिया। अभी हम लोग बिल्कुल कंटिन्यू समझेंगे इस चीज को, लेकिन आप ये समझिएगा कि पहली बात क्या निकल के आ रही है कि कौन सी समस्या की बात होगी, यानी कि बाल विवाह की बात होगी। फिर दूसरी बात आती है विधवा विवाह की। किसकी बात आती है? विधवा विवाह की बात आती है, यानी कि ऐसी बहुत सारी लड़कियां होती हैं जिनकी बहुत जल्दी शादी हो जाती है और शादी के कुछ वर्षों बाद मान लो उनके पति का देहांत हो जाता है तो वह कम आयु के अंदर क्या हो जाती है? विधवा हो जाती है। अब कम आयु के अंदर जब वो लड़की विधवा होगी तो उसका एक पूरा जीवन उसके सामने पड़ा होता है, तो फिर उसे पुनर्विवाह यानी कि विधवा विवाह उसे करने के लिए समाज में बहुत सारी प्रॉब्लम उसको फेस करनी पड़ती है, बहुत सारी समस्याएं उसके सामने आती हैं। तो हमारे समाज में पहले तो विधवाओं का जो विवाह होता था वो होता ही नहीं था, मतलब बहुत ही बुरी बात होती थी। लेकिन आजकल जैसे जैसे शिक्षा का स्तर बढ़ता जा रहा है तो ये विधवा महिलाओं के साथ भी विवाह होता है, लेकिन उसमें उस लड़की की मर्जी नहीं चलती है। उसमें क्या नहीं चलती? उसकी लड़की की मर्जी नहीं चलती और जो उसके घर वाले होते हैं, जो भी जैसा भी मिलता है, ठीक है ना, उसके साथ में उसका विवाह कर दिया जाता है। ठीक है, साथ ही एक ज्वाइंट फैमिली जो होती है, जो संयुक्त परिवार होता है, उसके अंदर भी एक अकेली जब महिला हो जाती है तो उसके सामने कौन कौन सी समस्याएं आती है, क्योंकि एक जब लड़की का विवाह होता है
तो वह अपने माँ बाप को, अपने घर परिवार को, भाई बंधुओं को, सबको छोड़ करके और अपने ससुराल चली जाती है। उस ससुराल में उसका जो सगा अपना कोई होता है तो केवल उसका पति होता है, उसका हस्बैंड होता है। और सपोज करो शादी के बाद अगर उसके पति का ही देहांत हो जाए तो घर के अंदर जो उसकी जेठ होते हैं, जिठानी होते हैं, उसके देवर होते हैं, ठीक है ना, जो उसकी देवरानी होती है, जो उसके भतीजे भतीजियां होती हैं, उसको कितना टॉर्चर करते हैं, कितना मतलब उसके साथ बुरा बर्ताव करते हैं, ये आप सिर्फ कल्पना ही कर सकते हो। जिन महिलाओं के साथ होता है वही इस चीज को समझ पाती हैं। तो कहने का मतलब ये निकल के आ रहा है कि ये जो चैप्टर हम पढ़ेंगे बच्चों, चैप्टर पढ़ने के साथ साथ हमें अपना जीवन भी समझने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हिंदी को पढ़ना केवल बुक रीडिंग करना नहीं चाहिए, उसे हमें एक कहानी के तौर पर, एक समझ के साथ में उसे अपने जीवन के अंदर उतारना चाहिए और उसमें जो बातें लिखी हैं उसे सीखना चाहिए। तो चलिए अब हम लोग इसे शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं भक्तिन के बारे में और इसके जीवन का प्रथम अनुच्छेद। कौन सा अनुच्छेद की बात हो रही है? प्रथम अनुच्छेद की बात हो रही है। यानी अनुच्छेद का मतलब ये हो गया परिच्छेद, यानी इसके जीवन के टोटल 4 परिच्छेद हैं। तो सबसे पहले प्रथम परिच्छेद की यानी पहले परिच्छेद की बात हो रही है। इसके अंदर केवल ये जो भक्तिन है इसका वर्णन चलता है कि वह दुबले पतले शरीर वाली थी, ठीक है, कद नाटा था, ये उसका जो वर्णन चलता है। लेकिन इसमें जाने की बजाय अपन एक बात करते हैं कि ये जो भक्तिन है, इस भक्तिन का जो वास्तविक नाम था वो था लक्ष्मी। वास्तविक नाम क्या था भाई? लक्ष्मी था। अगर आपसे पूछ ले भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था? लक्ष्मी था। अब ये जो लक्ष्मी है जिस गांव में पैदा हुई, इसके गांव का नाम क्या है? झूसी। गांव का नाम क्या है? झूसी गांव की रहने वाली है। कौन से गांव की रहने वाली है? ये झूसी गांव की रहने वाली है। और इसके जो पिताजी हैं, पिताजी क्या है? गोपालक है। क्या है? गोपालक, यानी गायों को पालने का काम करते हैं। अब देखो ग्रामीण संस्कृति के बारे में वर्णन हो रही है, तो ग्रामीण संस्कृति के अंदर अधिकतर जो लोग होते हैं पशुपालन करते हैं, ठीक है ना, पशुपालन करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, उन्हीं से उनका क्या होता है? जीवन यापन होता है। हमारे देश के अंदर 70% जो आबादी है वो गांव के अंदर निवास करती है और गांव के अंदर उनके पास रोजगार क्या होता है? रोजगार यही होता है, पशुपालन कर लेते हैं, खेती बाड़ी कर लेते हैं, यही उनके लिए क्या होता है? रोजगार होता है। तो यहां पर जो लक्ष्मी है उनके पिताजी एक गोपालक थे, घर के अंदर गायों को पालते थे। कुल मिलाकर बात यह है एक छोटे मोटे किसान परिवार से ये लड़की थी, ठीक है। और इनकी जो माता है यानी इनकी जो सगी मम्मी थी उसका तो क्या हो जाता है? बचपन में जन्म के बाद ही क्या हो जाता है? देहांत हो जाता है। अब घर में जो मां है वो मां नहीं है बल्कि सौतेली मां है और उसके लिए एक शब्द आया है वी माता। क्या शब्द आया है? वी माता। वी माता का मतलब होता है सौतेली मां। क्या होता है? सौतेली मां। वी माता का मतलब क्या होता है? सौतेली मां, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना बेटा, ये जो लिखवा रहा हूं मैं आप लोगों को, इसी तरह शॉर्ट नोट्स बना लेना, आपको समझने में पढ़ने में काम आएगा। एक फ्लो चार्ट के रूप में आप लोग इसे डिटेल से लिखते चलो मेरे साथ साथ। यानी गांव कौन सा है? झूसी गांव की रहने वाली थी, पिताजी एक गोपालक थे, माता जो थी विमाता थी, सौतेली मां थी। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जो लक्ष्मी है उनका जो विवाह है वो कब हो गया था? जब वो 5 वर्ष की थी। 5 वर्ष की आयु के अंदर क्या हो गया? विवाह हो गया आयु में, ठीक है। और जब ये 9 वर्ष की हुई थी, कितने वर्ष की हुई थी? 9 वर्ष की हुई थी। तो 9 वर्ष की आयु के अंदर क्या हो गया था? गोना हो गया था। 9 वर्ष की आयु के अंदर क्या हो गया था? आयु के अंदर गोना हो गया। यानी गोना का मतलब हो गया कि वो अपने ससुराल चलेगी। अब यहां पर देखिएगा, बात ये समझिए बच्चों, ये जो पहला अनुच्छेद हम पढ़ रहे हैं ये आ गई है यहां से अब अपने ससुराल। कहां पर आ गई है? ससुराल। तो अपन थोड़ा सा डिटेल लेकर के यहां ले लेते हैं। ससुराल कहां पर है इसका? हंडिया के अंदर। कहां पर है? यानी ससुराल आ गई है भाई। कहां आ गई है? ससुराल, ठीक है। अब ये ससुराल जो आई है, ससुराल का नाम क्या है? हंडिया। कौन सा गांव है? हंडिया, ठीक है। एक संपन्न गोपालक परिवार है, ये भी एक संपन्न परिवार है, पैसे वाला है, संपन्न परिवार है, ठीक है। संपन्न परिवार के अंदर इसका क्या हो गया है? विवाह हो गया है, ठीक है। अब यहां पर ये गोना कब हो गया? जब ये 9 साल की थी गोना आ गया। अब ससुराल के अंदर कौन है? सास। कौन है? सास। अब ये जो सास है इसके हैं 3 बेटे। कितने बेटे हैं? 3 बेटे हैं। कितने बेटे हैं? 3। अब यहां पर ध्यान रखिएगा, जो सबसे छोटा बेटा है, सबसे छोटा बेटा है, सबसे छोटा बेटा, उसकी बहू
बनकर आती है, यानी कि शादी किससे होती है? सबसे छोटे बेटे के साथ में, ठीक है ना। तो यहां पर ये बहू कौन हो गई? लक्ष्मी हो गई। यानी कि कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि ये घर के अंदर सबसे छोटी पुत्र वधू हो गई, यानी सबसे छोटी क्या हो गई? पुत्र वधू हो गई, ठीक है, सबसे छोटी पुत्र वधू। अब यहां पर बाकी 3 में से 2 कौन बच गए? 2 इसके कौन हो गए? जेठ, ठीक है, और दोनों शादीशुदा हैं तो 2 हो गई इसकी जेठानी। क्या हो गई? 2 हो गई जेठानी, ठीक है, 2 जेठ और 2 जेठानी, ठीक है, 2 जेठ और 2 जेठानी, क्योंकि ये घर के अंदर क्या है? छोटी बहू है, यानी इसका जो पति है घर में सबसे छोटा ही छोटा बेटा है, ठीक है। 3 बेटे हैं सास के, तो 2 और बड़े बेटे हैं, वो भी शादीशुदा हैं। अब तीसरे बेटे की शादी हुई है, उसके किसके साथ हुई है? लक्ष्मी के साथ हुई है, ठीक है, 2 जेठ और 2 जेठानी। अब यहां पर देखिए बात क्या आती है बच्चों, कि ये जो लक्ष्मी है इसने अपनी पहली कन्या के बाद, अपनी पहली कन्या के बाद उसके 2 संस्करण और कर डाले। एक तो ये लाइन दिमाग में रखनी है, यानी जब लक्ष्मी ने अपनी पहली कन्या के 2 संस्करण और कर डाले तो उसकी सास और उसकी जिठानियों के ने उसकी क्या की? उपेक्षा करी, और उसे अपनी सास और जिठानियों की उपेक्षा और घृणा का क्या होना पड़ा? शिकार होना पड़ा। ऐसी बातों से पता लगता है कि जो महिलाएं होती है वही महिलाओं की क्या होती है? दुश्मन होती है। एक महिला ही महिला की दुश्मन होती है। बात करेंगे इसके ऊपर पूरी विस्तार से, क्योंकि ये चीजें समझ में आनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है। अब यहां पर देखो ये छोटी पुत्र वधू है और इनके कितनी बेटियां हो जाती हैं? 3 बेटियां हो जाती हैं। कितनी बेटियां हो गई? 3 बेटियां। दूसरी तरफ इनके 2 जेठ और 2 जेठानी, तो कहने का मतलब है इनके एक एक क्या है? लड़का है। और लक्ष्मी के क्या हैं? 3 लड़की हैं। लक्ष्मी के क्या है? 3 लड़की हैं, जिसकी वजह से लक्ष्मी को अपनी सास और जिठानियों से उपेक्षा और घृणा का सामना करना पड़ा, ठीक है। अब यहां पर बात यह आती है कि लक्ष्मी की ये जो जितनी भी घर के अंदर उपेक्षा होती है या जितनी भी उसे घृणा मिलती है वो घर की महिलाओं से मिलती है, जबकि लक्ष्मी के जो पति थे उनके प्रेम में लक्ष्मी के प्रति कोई कमी नहीं आती है। 3 बेटियों का जन्म होने पर भी उनके व्यवहार में, उसके प्रेम में कोई कमी नहीं आती है। तो ऐसी बातों से पता चलता है, यह सिद्ध होता है कि एक जो औरत होती है, एक जो महिला होती है, एक महिला ही महिला की क्या होती है? दुश्मन होती है। यह चीज हमें समझ में आनी चाहिए। तो यहां पर देखिएगा कि यहां लक्ष्मी के 2 मतलब 3 बेटियां हैं और लक्ष्मी की जो जेठ जिठानी है उनके एक एक क्या हैं? बेटे हैं। अब यहां पर क्या होता है कि अब इसमें क्या होता है? भेदभाव सुनिए कैसे होता है कि घर के अंदर जो दोनों जिठानी है वो दिन भर लोक चर्चा करती हैं। लोक चर्चा का मतलब क्या है? फलानी न्यू, फलाना न्यू, फलाना की बहू न्यू। समझ बैठी नहीं बैठी? यानी इधर उधर की बेकार की व्यर्थ बातें करते हैं। चूंकि लड़के हैं इसलिए सास की लाडली बनी हुई है दोनों, जबकि जो लक्ष्मी है उसने 3 बेटियों को जन्म दे दिया, इसलिए उससे क्या होती है? घृणा होती है। लक्ष्मी और उसकी जो बेटियां हैं वो घर का काम करती हैं। लक्ष्मी की बेटियां अपने नन्हे नन्हे हाथों से कभी गोबर उठाती हैं, कभी कंडे थापती हैं, ठीक है। दूसरी तरफ उसकी जो जिठानियां हैं वो बैठ करके लोक चर्चा करती हैं। उसके जो काक भुसंडी जैसे काले लाल, एक शब्द आएगा, काक भुसंडी जैसे काले लाल, मतलब कौवे जैसे काले कलूटे लड़के सारे दिन भर आवारागर्दी करते, धूल उड़ाते घूमते हैं, मतलब कोई काम नहीं करते हैं। जिठानियां भी लोग चर्चा करती हैं। अब जब घर में खाना खाने की बात आती है तो ये जो जिठानियां हैं ओटते हुए दूध पे से, ओटता हुआ दूध मतलब गरम गरम दूध पे से मलाई उतार करके और अपने काले कलूटे लालों को खिलाती हैं। दूसरी तरफ जो लक्ष्मी है उसकी जो बेटियां हैं वो चने बाजरे की घुघरियां खाती हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है ये एक भेदभाव घर परिवार के अंदर चल रहा था। क्या चल रहा था? ये घर के अंदर एक भेदभाव चल रहा था। इसी बीच के अंदर क्या होता है कि जो लक्ष्मी की सौतेली मां है, लक्ष्मी की कौन है? सौतेली मां है, उसने अपने पति के बारे में, यानी कि लक्ष्मी का जो पिताजी था, लक्ष्मी का जो पिताजी था वो बीमार चल रहा था, लेकिन इसकी बीमारी की खबर कभी भी उसने लक्ष्मी तक नहीं पहुंचाई। यहां तक कि जब वह मर गया तो मृत्यु के भी कई दिनों के बाद में यह सूचना जो है लक्ष्मी की जो विमाता थी उसने उसके ससुराल भेजी। यह सूचना किसको मिली? सास को मिली। ये किसको मिली? सास को मिली। यह सूचना किसको मिल गई? सास को। और सास ने भी लक्ष्मी को कुछ नहीं कहा।
लक्ष्मी की सास ने लक्ष्मी को उसके पिता की मृत्यु के बारे में नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? उसने सोचा अगर मैं बताऊंगी तो अभी ये रोना पीटना शुरू कर देगी और घर में क्या होगा, अपशगुन होगा। उस अपशगुन से बचने के लिए उसने लक्ष्मी से सिर्फ इतना ही कहा कि बेटा बहुत दिन हो गया नेहर गए। नेहर का मतलब होता है अपने पीहर गए, यानी अपने माता पिता के घर गए हुए तुम्हें बहुत दिन हो गए, जाओ जाकर के अपने पिता से मिलाओ। अब कौन बेटी ऐसी होगी जिसमें ससुराल में जाने के बाद उसकी सास उससे ये कहे कि जा बेटी अपने घर हुआ, तो ऐसे तो मानो उसे लक्ष्मी के मानो पंख लग गए और घर के अंदर बड़ी सज धज करके गहने गुठी पहन पान करके तैयार होकर के और अपने गांव की ओर रवाना होती है, मानो उसके पंख लग गए। लेकिन जैसे वो गांव की सीमा में पहुंची वैसे मानो उसके पंख झड़ गए। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने उत्साह से वह उत्साहित होकर के अपने पिता से मिलने के लिए गांव जा रही थी, लेकिन गांव की सीमा में पहुंचती उसे अपने पिता की मृत्यु का क्या मिल गया, समाचार मिल गया और बड़ी मुश्किल से अपने घर तक पहुंचती है। रास्ते में बहुत सारे लोग भी मिलते हैं, ठीक है ना, कोई उससे सांत्वना प्रकट करता है, कोई उसके ऊपर ताने मारता है, हाय लक्ष्मी अब आइए, ठीक है ना, अब आइयो, अब इब टाइम मिलो है, देख बाप की खबर ठोर लेने का अब समय। और कुछ कह रहे बेचारी को देखो कितने दिन बाद आए, इसके पिताजी मर गए, हर तरह के लोग होते हैं। तो ऐसे बड़ी मुश्किल से वो अपने गांव में पहुंचती है, लेकिन वहां पर पिताजी तो थे ही नहीं, पिताजी की तो मृत्यु हो चुकी थी और जो मां का व्यवहार था वो व्यवहार अच्छा नहीं था। वहां लक्ष्मी पहुंचती है, बिना पानी पिए वापस अपने कहां जाती है, ससुराल आ जाती है। और ससुराल आते ही सबसे पहले तो अपनी सास को खरी खोटी सुनाती है। कितना शर्म नहीं आई बुढ़िया, तू मेरे को बता ना सकी, समझ में आई नहीं आई? मतलब खरी खोटी का मतलब उसको कहा भाई ये क्या तरीका है, आपने बताया नहीं मुझे, ठीक है। तो कहने का मतलब अपनी सास को खरी खोटी सुनाई। और शाम को जब लक्ष्मी का पति घर पर आया तो उसके ऊपर भी अपने गहने फेंक फेंक करके अपने पिता के चिर बिछो का जो गम था, दुख था, उसको उसने दूर करने की थोड़ी कोशिश की। तो कुल मिलाकर ये उसके जीवन का क्या था, पहला परिच्छेद था जिसमें उसके पिताजी की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, बिल्कुल अच्छे समझने की कोशिश करिएगा। ये जो पहला परिच्छेद है इसके अंदर जो समस्या आई है, समस्या कौन सी आई है, ये समस्या के ऊपर चर्चा हुई है। कौन सी समस्या के ऊपर चर्चा हुई है, बाल विवाह। किसके ऊपर बात हो रही है, बाल विवाह के ऊपर बात हो रही है, ठीक है। अब यहां पर देखो बाल विवाह का मतलब कम आयु के अंदर ही क्या हो जाती है, शादी हो जाती है। आगे चलकर हम बात करेंगे, अभी दूसरा परिचय पढ़ेंगे तो उसके अंदर पता लगेगा कि जो लक्ष्मी की बेटियां थी उनका भी छोटी आयु के अंदर ही क्या होगी, शादी हो जाती है, ठीक है। तो वहां पर भी उनको समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है। कि अपन जब अपने पिता के घर में होते हैं ना तो अपन कभी भी उठते हैं, कभी भी सोते हैं, कुछ भी खाते हैं, कहीं भी घूमते हैं फिरते हैं, बड़ा आनंद रहता है। इसलिए जो भी स्टूडेंट इस ऑनलाइन क्लास के माध्यम से ये क्लास देख रहे हैं, इस चैप्टर को समझ रहे हैं, इस चैप्टर को समझने के साथ साथ आपको यह भी समझना चाहिए कि हमें अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को हमेशा जीवन में आगे बढ़ने के लिए, उसे उन्नति करने के लिए, अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए सारे अवसर देने चाहिए। क्योंकि पता नहीं बाद में उसके साथ में क्या होगा क्या नहीं होगा। कम से कम उसे इतना तो सक्षम बनाओ कि वह जीवन के किसी भी संघर्ष में कभी हार ना मान सके, ठीक है ना। जीवन में हमेशा वह हर संघर्ष का सामना कर सके। यहां पर जो भक्तिन है वह एक ऐसी महिला के रूप में हमारे सामने आती है कि जो शुरू से लेकर अंत तक उसके जीवन में दुख संघर्ष भरे हुए हैं, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं मारती है। वो सारे घर के अंदर अपने जेठ जिठानियों से लड़ती है, ठीक है, अपने बेटियों की हक की लड़ाई लड़ती है, पंचायत के अंदर खड़ी होकर के उस बात को बोलती है। तो कहने का मतलब है कि किस तरह से वह संघर्ष करती है। वो थोड़ी पढ़ी लिखी नहीं थी, इलिटरेट थी, लेकिन आज का जो समय है, आज पढ़ना जरूर चाहिए। पढ़ाई का अपना एक विशेष महत्व होता है और समय के हिसाब से हमें अपने कैरियर पर पूरी तरह से फोकस कर लेना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर आपको दोबारा से समझने की कोशिश करनी चाहिए कि क्या क्या डिटेल आ रही है। कि यहां पर हम भक्तिन जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसके अंदर पहली बात है 4 परिच्छेद है। ये एक संस्मरणात्मक रेखा चित्र है जो कि स्मृति की रेखाएं नामक संग्रह से लिया गया है। यहां पर भक्तिन के अतीत और वर्तमान का क्या किया गया, वर्णन किया गया है। साथ ही यहां पर भक्तिन को एक ऐसी महिला के रूप में वर्णित किया है जो अपने घर परिवार में संघर्ष करती है और उसके ऊपर विजयी होती है, विजय प्राप्त करती है। और किस तरह एक पितृसत्तात्मक
जो एक माहौल है, पुरुष प्रधान समाज है, उसमें वह संघर्षों का सामना कर करके भी अपने जीवन में कभी हार नहीं मानती है। तो यहां पर देखिएगा पहली समस्या निकल कर आती है बाल विवाह के बारे में। प्रथम परिच्छेद है, भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मी था और उसके गांव का नाम क्या था, झूसी, यानी झूसी गांव के अंदर वो पैदा हुई थी। पिताजी गोपालक थे, मां नहीं थी, घर में सौतेली मां थी यानी विमाता थी। 5 वर्ष की आयु में शादी हो जाती है, 9 वर्ष की आयु के अंदर गोना हो जाता है। ससुराल उसका कहां था, हंडिया गांव के अंदर था। एक संपन्न गोपालक परिवार के अंदर उसका विवाह हुआ था। उसकी सास के 3 कमाऊ बेटे थे, 2 जेठ 2 जिठानी थे, ठीक है। और ये घर के अंदर सबसे छोटी पुत्र वधू थी। इसके 3 बेटियों का जन्म होता है, जबकि उसकी सास की जो बेटी थी, देखो अब यहां पर देखो एक पूरा वर्णन समझो। एक यहां पर आपको कि ये जो सास है इसके भी 3 बेटे हैं और जिठानियां जो हैं इसके भी 1-1 लड़के हैं, है कि नहीं है। तो लेकिन जो ये लक्ष्मी थी इसने 3 बेटियों को जन्म दिया। तो घर की परंपरा क्या थी, घर की परंपरा थी कि घर की औरतें किसको जन्म दे रही हैं, लड़कों को जन्म दे रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो लक्ष्मी थी उसने किसको जन्म दिया, लड़कियों को जन्म दिया, जिसकी वजह से उसे दंड मिलना जरूरी था। और यही कारण है कि ये जो घर की औरतें थी उसके साथ क्या करना शुरू कर देती है, भेदभाव करना शुरू कर देती है, उसकी उपेक्षा करना शुरू कर देती है, उससे घृणा करना शुरू कर देती है। घर का काम सारा उससे करवाती है, उसकी बेटियों से करवाती है। और इसकी जो सास और जिठानियां हैं ये सारे दिन बैठकर लोक चर्चा करने में लगी रहती हैं। लेकिन दूसरी बात यह भी थी कि यहां पर जितनी भी ये जो बातें हो रही है, यहां पर जो जेठ जिठानी थी इनके साथ में अच्छा व्यवहार कैसे नहीं होता था। और इसके साथ अच्छा व्यवहार कैसे होता था कि लक्ष्मी का जो पति था वो बहुत अच्छा इंसान था, वह लक्ष्मी को बहुत चाहता था, बहुत पसंद करता था, बहुत प्रेम भी करता था। यही कारण है कि जितनी भी ये जो जिठानी है वह लक्ष्मी के पति के सामने जितनी भी बुराइयां करती उससे लक्ष्मी के पति के प्रेम में कोई कमी नहीं आती, बल्कि प्रेम बढ़ता था, ठीक है। यही कारण है कि लक्ष्मी के पति ने लक्ष्मी को कभी नहीं पीटा। दूसरी तरफ उसकी जो जिठानियां थी वो बात बात पर लात और घूंसों से पीटी जाती थी, क्योंकि सारा दिन भर बैठी बैठी लोग चर्चा करती हैं। तो इनको आदमी भी ऐसा ही मिला, मेहनती लड़की थी, इसको आदमी बढ़िया मिला। कहने का मतलब है कि जो परिश्रमी मेहनती इंसान होता है उसको ऑटोमेटिक भगवान अच्छा इंसान देता है, ठीक है। और दूसरा जो इधर उधर की व्यर्थ बातें करती हैं वो अपने साथ साथ उनको व्यक्ति भी ऐसे ही मिलते हैं, क्योंकि ज्ञान खुद के पास नहीं है तो जैसा होंगे वैसे ही लोग उनको मिलते हैं। तो कुल मिलाकर के ये जीवन का पहला परिच्छेद है। आपके पहले पन्ने के अंदर आप फर्स्ट चैप्टर डाल करके इसको नोट कर लिया। अपने गद्य भाग से शुरू किया है, फिर अभी हम लोग इसके बाद में सेकंड परिच्छेद के बारे में चर्चा करेंगे। तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग सभी। चलिए अब देखो दूसरा परिच्छेद हम लोग शुरू कर रहे हैं, जीवन का दूसरा परिच्छेद, ठीक है। अब ये दूसरे परिच्छेद के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं इसे समझिए। जो जीवन का दूसरा परिच्छेद था यहां पर बात आती है कि एक तरफ तो है लक्ष्मी, क्या है, लक्ष्मी, और लक्ष्मी का कौन है, पति, और इनकी कौन है, 3 बेटियां, क्या है, 3 बेटियां हैं, ठीक है। अब यहां पर दूसरी साइड में कौन हो गई, सास, ठीक है। सास की क्या हो, सास के साथ साथ कौन हो गए, उसकी 2 जेठ हो गए, ठीक है, दोनों विवाहित हैं तो 2 जेठानी होगी, 2 कौन होगी, जेठानी हो गई। और इनके एक एक क्या है, लड़का है, एक एक क्या है, दोनों के लड़के हैं। और ये लड़के भी क्या हैं, विवाहित हैं, लड़के भी क्या हैं, शादीशुदा, कुल मिलाकर के बड़े हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर यहां पर क्या होता है कि इन दोनों के अंदर क्या हो जाता है, अलगोछा हो जाता है। क्या हो जाता है, अलगोछा। अलगोछे का मतलब होता है बंटवारा हो जाता है। किस बात पर हो जाता है, यही भाई संयुक्त परिवार है, ये पूरा का पूरा क्या है, संयुक्त परिवार है, ज्वाइंट फैमिली है, सब एक साथ रह रहे हैं, मिलकर रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या होता है कि भाई लक्ष्मी और उसका पति तो काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, उसकी बेटियां भी घर का काम संभाल रही हैं, और घर परिवार के अंदर राय दिन किचकिच चिक चलती रहती है। इसकी जो जिठानियां हैं वो बात बात पर लक्ष्मी के पति को भड़काने की कोशिश करती हैं, चुगली करती हैं, ताकि लक्ष्मी को उसका पति उसे पीटे, मारे, कूटे। लेकिन लक्ष्मी का पति बड़े घर की बड़ी बेटी वाली बात को जानता था, इसलिए जितनी भी चुगली चबाई होती थी इनके जिठानियों के द्वारा
उससे लक्ष्मी के पति के प्रेम में कोई कमी नहीं होती थी, बल्कि प्रेम और ज्यादा बढ़ता था। और यही कारण है कि लक्ष्मी ने अपने पति के प्रेम के बल पर ही अपने परिवार से क्या कर लिया, बंटवारा कर लिया। क्या कर लिया, बंटवारा कर लिया। ठीक है, अब ये जो बंटवारा हो गया तो लक्ष्मी और उसके पति ने, उसकी बेटियों ने अपने घर गृहस्थी को, अपनी जो घर गृहस्थी थी, घर गृहस्थी जो थी उसे खूब संभाला, खूब प्यार से उसे मेहनत करके, और उसका सोना बन जाना भी क्या था, स्वाभाविक था। फल फूल गए, काफी संपन्न हो गए। बड़ी जो बेटी थी, यहां पर जो बड़ी बेटी थी, बड़ी बेटी का क्या किया गया, धूमधाम से क्या कर दिया गया, विवाह कर दिया। क्या कर दिया, विवाह कर दिया गया। बड़ी बेटी का विवाह कर दिया। उसके बाद में लक्ष्मी जब 29 साल की थी, लक्ष्मी कितने साल की थी, 29 वर्ष की थी। ठीक है, और उस समय लक्ष्मी का जो पति था वो कितने साल का था, 36 वर्ष का था। कितने साल का था, और 36 वर्ष का था। और उसके लक्ष्मी के पति की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है, लक्ष्मी के पति की क्या हो गई भाई, मृत्यु होगी। यानी लक्ष्मी का जो दुर्भाग्य था वो उसका साथ नहीं छोड़ रहा था। पहले परिच्छेद में उसके पिताजी का देहांत हो गया, दूसरे परिच्छेद के अंदर देखो परिवार का बंटवारा हो गया, बड़ी बेटी का विवाह हुआ, उसके बाद में उसके पति का क्या हो गया, देहांत हो गया। जब उसके पति का देहांत हुआ तो वह 36 साल का था और स्वयं कितने साल की थी, 29 वर्ष की थी। लेकिन आज जब लक्ष्मी यानी महादेवी वर्मा के घर में रह रही है तो वहां पर वह उसे बुढ़ऊ कह करके याद करती है। क्या कह करके याद करती है, बुढ़ऊ कह करके याद कहती है। क्यों कहती है, कि वो सोचती है जब मैं धरती पर रहकर बुढ़ी हो गई हूं तो क्या वह परलोक में रह करके बूढ़े ना हो गए होंगे, इसलिए उनको बुढ़ऊ ना कहना ये तो उनके लिए सही नहीं है, इसलिए वह आज उसको बुढ़ऊ कह करके संबोधित करती है। बड़ी बेटी का धूमधाम से विवाह हो गया। उसके बाद में जो 2 छोटी बेटियां थी उनका भी क्या कर दिया, लक्ष्मी ने विवाह कर दिया। अब देखो यहां आप एक चित्र के माध्यम से पूरा समझने की कोशिश करो कि बड़ी बेटी का विवाह पहले ही हो गया था क्योंकि उसके पति के सामने ही विवाह हो गया था। उसके बाद में लक्ष्मी ने अपनी दोनों बेटियों को भी क्या कर दी, उसकी शादी कर दी। अब घर के अंदर केवल और केवल कौन बच रही है, यहां पर एक लक्ष्मी बच रही है। केवल कौन बच रही है, लक्ष्मी बच रही है। अब यहां पर जो लक्ष्मी के जेठ जिठोत हैं, लक्ष्मी के कौन है, जेठ और जिठोत, जेठ और जिठोत, यानी जेठ हो गए और दूसरा कौन हो गया, जिठोत। मतलब जेठ के जो लड़के होते हैं, जेठ के जो लड़के हैं वो जिठोत कहलाते हैं। वो लक्ष्मी की जो संपत्ति थी, लक्ष्मी की जो संपत्ति थी, उसके जो खेत थे, उसके जो खलियान थे, संपत्ति में क्या थे, खेत खलियान थे। ठीक है, खलियान, और उनके जो पशु थे, इनको देख करके इनके मुंह में क्या आता था, पानी आता था कि कैसे ये संपत्ति हमारे हाथ में लग जाए। लेकिन ये संपत्ति हाथ में कब लगती, जब इनकी भैयऊ मतलब इनकी जो भाभी है एक तरह से दूसरा घर कर लेती, यानी दूसरे घर में चली जाएगी शादी करके, तभी तो ये संपत्ति इनके नाम पर हो सकती है। लेकिन जन्म से खोटी लक्ष्मी उनके चकमे में आई नहीं। ठीक है ना, और उसने क्या किया कि अपनी बड़ी बेटी का जो पति था, बड़ी बेटी का जो पति था उसे घर बुलाकर और उसके नाम सारी संपत्ति कर दी, उसे घर जमाई बना दिया। ठीक है, और क्या किया उसने कि अपने सिर घुटवा लिया, अपना क्या कर लिया, सिर घुटवा लिया, और पैर पटक पटक करके चिल्लाने लगी कि हम कोई कुकरी बिलारी ना होए, हमारा मन पुसाब तो दूसरा के जाब, नहीं तो तुम्हारी छाती पे राज करब, होला भूंजब, समझे रहो। यानी कि वहां से ना टलने के लिए क्या कर दी, अटल घोषणा कर दी कि अब लो भेज के दिखाओ दूसरी जगह, कराओ मेरा ब्याह, कैसे कराओगा। यानी कि अपनी संपत्ति की रक्षा उसने कैसे की, बड़ी बेटी का जो पति था उसे घर जमाई बना के रख लिया। ठीक है, अपने सिर मुंडवा दिया, अब गुरु से कान फुड़वा लिए। ठीक है ना, और कहने का मतलब है कि वहां से ना टलने की अटल घोषणा कर दी। इस तरह लक्ष्मी ने अपनी सारी संपत्ति की क्या करी, रक्षा करी और इनको ठेंगा दिखा दिया, लो ले लो संपत्ति। यानी कि कहने का मतलब है ये लक्ष्मी की क्या थी, समझदारी थी, चालाकी थी। समझ में आ रहा था कि जेठ जिठोत उसका दूसरा विवाह क्यों करवाना चाह रहे हैं। ठीक है ना, अब यहां पर देखो ये क्या समस्या शुरू हो गई, यहां से ये विधवा विवाह की समस्या शुरू हो गई है। कौन सी शुरू हो गई है, विधवा विवाह की शुरू हो गई है।
विधवा विवाह कि किस तरह से एक अकेली महिला जब हो जाती है तो उसे घर परिवार के व्यक्ति किस तरह जबरन उसका विवाह किसी के साथ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं और वे हर संभव ये कोशिश करते हैं कि ये शादी करके यहां से चली जाए और इसकी संपत्ति हमारे नाम लग जाए, हमारे हाथ लग जाए। समझ बैठी नहीं बैठी? लेकिन लक्ष्मी बड़ी समझदार थी, चालाक थी, इसलिए अपने जेठ जिठोतों के चकमे में नहीं आई और उसने वहां से ना टलने के लिए अटल घोषणा कर दी, संपत्ति अपने पति के द्वारा ढूंढे हुए बड़े दामाद जो था उसके नाम कर दी। तो यह जीवन का क्या है, दूसरा परिच्छेद है जिसमें उसके पति का क्या हो जाता है, देहांत हो जाता है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम तीसरे परिच्छेद के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तीसरे परिच्छेद में क्या हुआ था। तो तीसरे परिच्छेद के अंदर क्या होता है, यह जीवन का उसके तीसरा परिच्छेद है। कौन सा परिच्छेद है, तीसरा परिच्छेद है। अब इस तीसरे परिच्छेद के अंदर लक्ष्मी और उसकी बड़ी बेटी और बड़ी बेटी का क्या हो गया, इसका पति हो गया। ये सारे लोग इस समय रह रहे हैं और अपने घर परिवार का बड़ा अच्छे से संचालन कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अब यहां पर क्या होता है कि जो बड़ी बेटी है, इसका जो ये पति है, इसकी भी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अब यहां पर जो जेठ और जेठोत थे, जेठ और जिठोत, इनको आशा की दूसरी किरण नजर आई। आशा की दूसरी किरण नजर आई। किस बारे में नजर आई भाई, आशा की दूसरी किरण क्या नजर आई कि अब यह संपत्ति हड़पने का दूसरा अवसर मिल गया। ठीक है, क्योंकि अब संपत्ति किसके नाम थी, इसके पति के नाम थी। अब ये चाहते थे कि लक्ष्मी की जो बड़ी बेटी है, कौन सी बेटी है, ये लक्ष्मी की जो बड़ी बेटी है भाई, इसका विवाह अपने किसी रिश्तेदार के साथ करवा दो। अगर अपने किसी रिश्तेदार के साथ इसका विवाह हो गया तो ये संपत्ति हमारे अधिकार में आ जाएगी। ठीक है ना, इसलिए जो बड़ा जिठोत था, इसलिए जो बड़ा जिठोत था, बड़ा जिठोत अपने एक तीतरबाज साले को ले आया। ठीक है, तीतरबाज साले को क्या ले आया, किसके लिए आया, अपनी बहन के लिए, क्योंकि ये बड़ा जिठोत है तो इसकी तो क्या हुई है, चाचा की लड़की होगी, बहन होगी। अपनी बहन के लिए अपने तीतरबाज साले को ले आया कि अगर इसके साथ शादी हो जाएगी तो ये समझो कि इसके बाद ये संपत्ति अपने नाम रहेगी। लेकिन लक्ष्मी की जो ये बड़ी बेटी थी, ये भी लक्ष्मी से कोई कम समझदार थोड़ी ना थी। समझ बैठी नहीं बैठी? और इसीलिए उसने क्या कर दिया, इस लड़के को नापसंद कर दिया कि मुझे ये लड़का पसंद नहीं है, मैं इससे शादी नहीं करना चाहती हूं। लेकिन वही बात ना बात, ठीक है ना, मान ना मान मैं तेरा मेहमान। इस कहावत को चरितार्थ करने के लिए ये जो वर पक्ष के लोग थे, इसे किसी ना किसी तरह लक्ष्मी की बेटी का पति बनाने के लिए कोशिश करने शुरू कर देते और मौका देखने लग जाते हैं कि कैसे इसे इसका पति बनाया जाए। समझ बैठी नहीं? एक दिन होता क्या है, इसके अंदर क्या स्थिति आती है बच्चों कि जो लक्ष्मी की बेटी है, यानी लक्ष्मी की जो बेटी है घर के अंदर अकेली होती है, लक्ष्मी किसी काम से घर से बाहर होती है, तो वे मौका देख करके क्या करते हैं कि लक्ष्मी के कमरे में, लक्ष्मी का जो कमरा है उस कमरे के अंदर इस तीतरबाज साले को भेज देते हैं। ठीक है ना, इस तीतरबाज साले को भेज देते हैं। ठीक है ना, अंदर कमरे के अंदर भेज दिया और बाहर से कुंडी लगा देते हैं। इसी बीच में ये जो इसके पक्ष के लोग थे वो गांव वालों को चिल्ला चिल्ला करके बुला लेते हैं और जब गेट खोला जाता है, दरवाजा खोला जाता है, तो बाहर जो लोग खड़े थे पंच महोदय, वो सब असमंजस में रह जाते हैं कि लड़की गलती की है या लड़के की गलती है। लड़की ये कहती है कि देख इसके गाल पर अंगुलियों को उभार दिखा करके बता देखो मैंने इसकी कितनी मरम्मत की है कि मैं मेरी अनुमति से नहीं आया। लेकिन लड़का क्या कहने लगा कि मैं इसकी अनुमति से आया था। आखिरकार दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए पंचायत बुलाई जाती है। क्या बुलाई जाती है? इन दोनों पक्षों के लिए गांव के अंदर क्या बुलाई जाती है? पंचायत बुलाई जाती है। पंचायत बुलाई जाती है। अब देखो बच्चों, एक और भयंकर समस्या है। इन पंचायतों के अंदर बाहुबल और धन बल का कितना अधिक प्रभाव होता है। जब भी गांव के अंदर जो पंचायतें होती है, वहां पर जो धन संपन्न व्यक्ति होते हैं, जो पावर में होते हैं, सत्ता में होते हैं, वे किसी निर्बल, किसी गरीब व्यक्ति के ऊपर अपने मन चाहे फैसलों को क्या कर देते हैं? थोप देते हैं। एक भरी पंचायत के अंदर इस समय देखो यहां पर केवल दो व्यक्ति हैं, एक लक्ष्मी है और एक लक्ष्मी की बेटी है।
ये दो लोग एक साइड हैं और दूसरी साइड देखो ये पूरा परिवार है, सास, उसके दो जेठ जिठानी, दो जेठ के लड़के और गांव के अधिकतर लोग इनका साथ दे रहे हैं। ठीक है, इस पंचायत के अंदर क्या होता है, एक अपीलहीन फैसला होता है। यानी अपीलहीन फैसले का मतलब है जिसमें लक्ष्मी की बेटी को अपील करने तक का उनको मौका नहीं दिया जाता है। और पंचायत क्या कहती है कि चाहे गलती एक की हो या दोनों की हो, जब दोनों एक ही कमरे में पाए गए हैं तो इन्हें आजीवन पति और पत्नी के रूप में रहना पड़ेगा। यही इस कलयुग के दोष का क्या है, निवारण है। अब गले पड़े दामाद को लक्ष्मी ने आग्ने भरे नेत्रों से देखा, यानी कि क्रोधित आंखों से उसकी तरफ देखा और लक्ष्मी की बेटी ने अपने दांतों से अपने होठ काट करके लहू निकाल लिया। कुल मिलाकर के ये स्थिति सही नहीं रही। अब क्या हुआ कि तीतरबाज जो साला है वो बिंदास होकर के तीतर उड़ाता है, दूसरी तरफ लक्ष्मी की बेटी और लक्ष्मी घर गृहस्थी में मतलब उसके बोझ तले दब जाती हैं एक तरह से देखा जाए तो। अब कहने का मतलब है कि यहां लक्ष्मी की सारी संपत्ति इनके पास चली गई, लक्ष्मी के पास कुछ भी नहीं है। साल भर के अंदर ऐसी स्थिति आ जाती है कि लक्ष्मी लगान भी नहीं दे पाती है। तो गांव के अंदर जो जमींदार हैं, साहूकार हैं, जिनसे पैसे ले रखे थे, वो लक्ष्मी को बुलाते हैं, उसे सारे दिन भर खेत में खड़ा रखते हैं, कहने का मतलब उसे काम करवाते हैं। ये उसकी ईमानदारी, उसके मेहनत और परिश्रम के ऊपर एक बहुत बड़ा दब्बा था। ठीक है, उसके स्वाभिमान को ठेस लगती है और वह अगले ही दिन कमाने के लिए, कमाई करने के, नौकरी करने के उद्देश्य से वह अपने गांव को छोड़कर, अपने ससुराल को छोड़कर के कहां आ जाती है, वो शहर आ जाती है। शहर कहां आ जाती है, शहर आकर के वह महादेवी वर्मा के घर के अंदर उसे नौकरी मिलती है। समझ में आई नहीं आई? ये शहर आने के बाद में उसे महादेवी वर्मा के घर में उसे नौकरी मिलती है, जो कि उसके जीवन का अंतिम अध्याय है, चौथा अध्याय है, यानी चौथा परिच्छेद है, जिसका अंत शायद अभी बाकी है। यानी कहने का मतलब है यहां तक ये 3 परिच्छेदों की स्टोरी है। अब चौथा जो परिच्छेद है वो महादेवी वर्मा के घर से शुरू होगा। यानी महादेवी वर्मा ने ही तो ये पूरी स्टोरी बताई है। वो कहती है कि भाई आप लक्ष्मी के बारे में अगर कुछ समझना चाहते हो तो मैं शुरू से सारी बात समझाती हूँ। जब वो लिखती है राइटर तो शुरू से बताती है। वो कहती है कि उसके जीवन को आप शुरू से समझने की कोशिश कीजिए, कैसे उसने अपने जीवन में संघर्षों का सामना किया। तो अब यहां तक देखिए, ये जो स्टोरी हमने पढ़ी, भाई शादी हो गई, शादी के बाद ससुराल आ गई, संयुक्त परिवार के अंदर। ठीक है, पहले पिताजी का देहांत हुआ, फिर पति का देहांत हुआ, फिर बड़ी लड़की जो थी उसके पति का भी देहांत हो गया। इस बीच जो संयुक्त परिवार के अन्य जेठ जिठो थे उसकी संपत्ति को हड़पने की कोशिश करते हैं। पहले लक्ष्मी की शादी करवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन लक्ष्मी ना पसंद कर देती है, यानी मना कर देती है। फिर उसके बाद में लक्ष्मी की बड़ी बेटी से विवाह करने की बात आती है, लक्ष्मी की बेटी मना कर देती है, लेकिन एक रणनीति के तहत ये स्थिति निकाली जाती है, जिसमें पंचायत के अंदर फैसला सुनाया जाता है कि अब इनको पति पत्नी के रूप में रहना पड़ेगा। तो इसके बाद में लक्ष्मी जो है अपना लगान नहीं दे पाती है, जिसके कारण उसे बड़ी बेइज्जती का सामना करना पड़ता है और नौकरी की तलाश में वो शहर आ जाती है। अब जीवन का चौथा परिच्छेद है और जितने भी प्रश्न बनने वाले हैं वो सारे प्रश्न सारे परिच्छेदों के अंदर मैं आप लोगों को समझा दूंगा। बच्चों, कहने का मतलब ये निकल के आ रहा है कि एक स्टोरी आपके माइंड में चलनी चाहिए, हाँ भाई क्या चल रहा है। ठीक है, और हर पैराग्राफ के अंदर, हर जो परिच्छेद है उसके अंदर मैं आपको बता सकता हूं कि कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं और कौन से नहीं बन सकते। उसके अलावा संभव ही नहीं है कि कोई दूसरा क्वेश्चन बनेगा। ठीक है ना, एग्जाम में बोर्ड का जो लेवल होता है उसके अंदर जो क्वेश्चन बनते हैं बड़े शानदार क्वेश्चन होते हैं। समझ से अगर आपने पूरी चीजों को ढंग से समझ रखा है ना तो आप बड़े आसानी से उन चीजों को बता सकते हो, समझा सकते हो। ठीक है, वीडियो को पूरा ध्यान से सुनना, पूरा ध्यान से देखना और सुनने के और उसे समझने की कोशिश करना कि आखिर चीजें क्या चल रही हैं। ठीक है ना, अभी मैं आपको आपके इसके जीवन का चौथा परिच्छेद समझा रहा हूं, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। देखिए, अब हम लोग शुरू कर रहे हैं चौथा परिच्छेद, यानी जीवन का ये जो चौथा परिच्छेद है इसके अंदर क्या क्या बातें होती है। यहां सारे क्वेश्चन आपके बनेंगे एग्जाम से रिलेटेड। ये चौथा परिच्छेद ये कहां पर है, ये है महादेवी वर्मा का घर। महादेवी वर्मा का घर, महादेवी वर्मा का घर। और इस महादेवी वर्मा के घर के अंदर ये जो लक्ष्मी है, ये कौन है, लक्ष्मी। ये नौकरी करने आती है। ठीक है, तो इसका वास्तविक नाम तो लक्ष्मी है,
लेकिन लक्ष्मी से इसका भक्ति नाम कैसे पड़ा? अब यहां से सारे के सारे प्रश्न समझेंगे। जब भी लक्ष्मी से कोई ये पूछता है कि तुम महादेवी वर्मा के साथ कब से रह रही हो, तो वह फटाक से उत्तर देती है कि तुम पचई का बताई, यही कोई 50 बरस संग रहे थे बस। यानी कि तुम लोगों को क्या क्या बताएं, यही कुछ 50 साल से साथ में रह रहे। यानी कि महादेवी वर्मा के साथ रहने का जो समय है वो हमेशा बढ़ा करके बताती है। अब यहां से मैं आपको क्वेश्चन के हिसाब से सब चीजें समझाने की कोशिश करता हूं। तो देखिए यहां पर पहला क्वेश्चन बनता है कि जो भक्तिन है उसका वास्तविक नाम क्या था, और भक्तिन का जो नाम है ये कैसे पड़ा। ठीक है, तो आपको यह बताना है कि भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मी था। भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था? लक्ष्मी था। और जब लक्ष्मी नौकरी की तलाश में महादेवी वर्मा के घर में जाती है तो वहां पर महादेवी वर्मा को वह अपने जीवन की सारी घटनाक्रम बताती है, और साथ ही अपना जो लक्ष्मी समृद्धि सूचक शब्द है वो नाम भी बता देती है, और ये निवेदन करती है कि कोई भी इस नाम का उपयोग ना करें। तभी महादेवी वर्मा ने उसके घुटे हुए बाल देखकर, उसके गले में कंठी माला देख करके, ठीक है, और उसका नाम क्या रख दिया? भक्तिन रख दिया। उसका नाम क्या रख दिया? भक्तिन रख दिया। इस तरह लक्ष्मी का नाम क्या पड़ा? भक्तिन पड़ा। वह भक्तिन जो है अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी? क्योंकि लक्ष्मी जो है वो सुख और समृद्धि का सूचक होता है, लेकिन लक्ष्मी के जीवन में कभी सुख नहीं था, उसके जीवन में हमेशा दुख ही दुख थे। इसलिए वो नहीं चाहती थी कि कोई भी उसके लिए इस नाम का उपयोग करे जिसके जीवन में ही हमेशा दुख भरा हुआ हो, कष्ट भरे हुए हो, संघर्ष भरे हो। इसलिए वह अपने नाम को छिपाना चाहती थी, और इसीलिए वह महादेवी वर्मा के घर जब नौकरी के लिए जाती है तो वहां भी निवेदन कर देती है कि कोई भी मुझे इस नाम से ना पुकारे। इसलिए महादेवी वर्मा ने भी उसके गले के अंदर कंठी माला देख करके, उसका सिरा हुआ घुट देखकर, उसकी वेशभूषा देख करके उसका नाम क्या रख दिया? महादेवी ने उसका नाम क्या रख दिया? भक्तिन रख दिया। अब वो कहते हैं कि हर किसी को अपने नाम के विपरीत जीवन जीना पड़ता है। जैसे मेरा नाम है महादेवी, मेरी जो विशालता है वो मेरे लिए कितनी दुर्वह है, यानी कितना कठिन है। ठीक है ना, इस तरह हर व्यक्ति को अपने नाम के विपरीत ही जीवन जीना पड़ता है। नाम रख दिया नयन सुख, लेकिन आंखों से काना है। ठीक है ना, कहने का मतलब है नाम के विपरीत एक आचरण करते हैं व्यक्ति। तो कहने का मतलब है कि लक्ष्मी अपना नाम ये बता देती है। लक्ष्मी जो है महादेवी वर्मा के घर में रहती है, तो वहां घर में रहते हुए वह बड़ी समझदारी से रहती है, और जो महादेवी वर्मा है उसके साथ बहुत गहरा लगाव हो जाता है, बहुत आत्मीयता हो जाती है। और इतना आत्मीयता हो जाती है कि जब भी कोई समस्या होती है तो मानो कि जैसे लक्ष्मी हमेशा महादेवी वर्मा के सुख दुख की साथी बन जाती है। जैसे पहाड़ी रास्ते होते हैं तो वे हमेशा आगे बढ़ करके चलती है, और जो धूल भरी पगडंडियां होती है तो पीछे चलती है, हमेशा उसकी छाया की तरह उसके साथ रहती है। और यही कारण है कि महादेवी वर्मा उसको कभी भी खोना नहीं चाहती है। तो अपन जब बुक रीडिंग करेंगे तो बुक रीडिंग करते करते सारे क्वेश्चन समझाएंगे कि भक्तिन जो है शास्त्र से संबंधित प्रश्नों को कैसे सुलझा लेती थी। ठीक है ना, साथ ही ये भी बात करेंगे कि जो भक्तिन है वो महादेवी वर्मा के घर में जब गई थी तो उसने किस तरह से नियम कायदों में महादेवी वर्मा को रखा था, किस तरह से देहाती गांव की शब्दावली सिखा दी थी, और खुद के अंदर उसने थोड़ा सा भी परिवर्तन नहीं किया था। आज के इस वीडियो के अंदर केवल इतना ही पढ़ेंगे। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके अंदर अपन एक बार बुक रीडिंग करेंगे, फिर उसके बाद में महादेवी वर्मा का परिचय मैं आप लोगों को याद कराऊंगा, और उसके बाद में एक व्याख्या करके दिखाऊंगा। तो कुल मिलाकर ये 2-3 वीडियो के अंदर एक चैप्टर बनेगा अपना। तो कुल मिलाकर 18 चैप्टर है अपने एक बुक के अंदर। तो 18 चैप्टर के अंदर आप ऐसे समझ लीजिए 3 के हिसाब से, यानी कि आप डिवाइड कर दीजिए, 3-3 वीडियो तो कम से कम अपने बनेंगे ही बनेंगे। टाइमिंग अपन थोड़ी कम रखा करेंगे, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे ताकि आपको देखने में प्रॉब्लम ना हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इस चैप्टर की रीडिंग करते हुए, इसकी महत्वपूर्ण शब्दावली को समझते हुए, फिर हम इसकी व्याख्या पैटर्न को समझेंगे, फिर इसका जो महादेवी वर्मा का परिचय उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो बने रहिए, जुड़े रहिए। बस निवेदन यही है कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को आप लोग शेयर कीजिए ताकि राजस्थान के हर बच्चे तक ये क्लास पहुंच सके। आपका साथ सदैव मेरे साथ रहे, यही मैं आपसे उम्मीद रखता हूं, और आपकी जो आशाएं हैं, मेरे से अपेक्षाएं हैं, उनको मैं हमेशा पूरा करने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।